हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू लर्निंग मंत्रास। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स को अच्छे से समझा होगा, और अभी तक नहीं समझा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस के लिंक है, तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी 100% हो जाएगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लर्निंग मंत्रास ने सक्षम बैच फॉर क्लास 12 को लॉन्च किया है, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके इम्पोर्टेंस को देख लिया है। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन को भी अच्छे से समझ लिया है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी अच्छे से समझ लिया है। एंड नाउ इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग 2 टॉपिक्स को, जो कि है मैनेजमेंट के फंक्शंस और कोऑर्डिनेशन। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा था कि मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट है। तो ये आंसर भी आपका गलत नहीं है, बट अगर हम इसे प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस एंड आर्ट है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, बुक्स में तो नहीं लिखा? हाँ जी, बुक्स में बेटा नहीं लिखा, लेकिन इसलिए है क्योंकि जब हम लोगों ने कंपैरिजन किए थे फीचर्स को मैनेजमेंट के और साइंस के, तो हमने देखा था सिर्फ फर्स्ट फीचर ही साइंस का मैच हो पाया था मैनेजमेंट से, एंड रिमेनिंग 2 आर नॉट फुल्ली मैच्ड। तो हम उसे प्योर साइंस कैसे बोल सकते हैं? लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हमने आर्ट से उसे कंपेयर किया था तो हमने देखा था कि सारे के सारे ही फीचर्स जो मैनेजमेंट में होते हैं वही आर्ट में भी होते हैं, तो वो सारे फीचर्स मैच हो गए थे। तो आर्ट तो वो है, लेकिन साइंस को हम प्योर साइंस नहीं बोल सकते हैं, हम उसे सोशल साइंस कहेंगे या इनएग्जैक्ट साइंस कहेंगे। और अगर आपको इसकी अब डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ चेक आउट द प्रीवियस वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें कि अभी अब तक हमने देखा कि टोटल मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल की। और मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में भी देखा कि 5 फंक्शंस होते हैं। पहला प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। ये इनके नाम हमें अच्छे से पता है, लेकिन इनकी डिटेलिंग नहीं पता। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ इनकी डिटेलिंग नहीं चाहिए है, क्योंकि बच्चा आप अगर अपनी बुक्स को अच्छे से उसका कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे ये इन सारे ही जो मैंने 5 नाम लिए ना, इसके 5 चैप्टर्स हैं जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन और गिवन होगी। तो हम लोग जब वो चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। फिलहाल आप इनके नाम से इनकी थोड़ी मीनिंग जान लीजिए। तो प्लानिंग का काम होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को सेट करते हैं। तो कोई कंपनी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो जब प्लानिंग करती है तो उसका क्या काम होता है कि वो सेट करती है अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल को। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो जो भी ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव या गोल को सेट कर लिया है उसके लिए जितनी भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी उन सारी ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स बनाएगी, जो जो चीज़ें नीड है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी वो सारे ही काम ऑर्गेनाइजिंग में करती है। फिर आता है हमारे पास स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि अब जो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया और रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन कुछ तो काम करना होगा कंपनी में, तो वो काम के लिए अगर वर्कर्स की कमी होती है तो फिर क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ की। और अगर मान लीजिए कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं एक डिपार्टमेंट में, उनको कहीं शिफ्ट करना है, तो ये काम भी मैनेजर का होता है। यानी कि इसमें स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट टाइम। यानी कि एक सही इंसान को चुनना सही काम के लिए और सही समय पे, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें एक टाइम पर ही होनी चाहिए। फिर है हमारे पास डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज़ को हम लोगों ने अपनी कंपनी में रख लिया है, अपॉइंट कर लिया है, उन्हें क्या करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि जो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव या गोल बनाया है वो फुलफ़िल हो सके। और कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग में होता है कि जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल में हुआ है उन दोनों को कंपेयर करना, यानी कि प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। और अगर इन दोनों के बीच कोई भी डेविएशन आता है, यानी कि कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो उस चीज़ को क्या करना, उस चीज़ को समझना और उसके लिए फिर से प्लान और फिर से वही पूरा प्रोसेस को फॉलो अप करके उसे हटाना, उस डेविएशन को कम करना या पूरी तरीके से हटाना।
तो ये थे फंक्शंस के। तो सबसे पहला फंक्शन आपको याद होना चाहिए, पहला होता है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, उस फ्लो चार्ट्स में लिखा है टॉप लेवल के अंडर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। अभी आपने जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। सो जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट के दो फंक्शंस करता है, पहला करता है वो प्लानिंग का और दूसरा करता है वो ऑर्गेनाइजिंग का। जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है वो करता है स्टाफिंग, एंड जो सुपरवाइजरी या लोअर लेवल होता है वो करता है एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड, यानी कि डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कैसे कर लेता है वो, क्योंकि वही तो एक्चुअल क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, और जो उसको बताया जाता है भाई प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए उसको देखता है, और जो वो खुद बनाता है उसे देखता है और दोनों को कंपेयर कर लेता है। तो टॉप लेवल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्टाफिंग करता है, और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करता है। तो ये आपको फ्लो चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि ये आपसे छोटी मोटी चीज़ें केस स्टडीज़ में पूछ ली जाती हैं। अब हम लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मतलब मेन क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आप ये मत सोचिएगा कि लास्ट टॉपिक है तो ये बस ऐसे ही होगा, बट ये सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। और इससे 100% क्या होगी, आपको केस स्टडी आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है, और घुमा फिरा के पूछी जाती है। कोऑर्डिनेशन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, आई होप आपने सुना होगा। तो कोऑर्डिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर चलो। तो कोऑर्डिनेट करके चलने का क्या मतलब है कि एक दूसरे के बारे में चीज़ें पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि आपको उस भी हेल्प हो और सामने वाले को भी हेल्प हो। ऐसा ना हो आमने सामने खड़े हैं और तब भी अनजान है। सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। यानी कि कोऑर्डिनेशन को एक प्रोसेस बोला गया है, वो प्रोसेस करता है एक मैनेजर। और मैनेजर क्यों करता है, क्योंकि अभी आप जब ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ोगे तो देखोगे कि उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। तो उन सारे ही डिपार्टमेंट्स को क्या है, अब वो अपना अगर काम करते रहेंगे तो कंपनी का तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा पूरा, लेकिन उस चीज़ को कम करने के लिए क्या करते हैं मैनेजर, वहाँ के जो भी डिपार्टमेंट्स के होते हैं वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के बारे में खोज खबर रखते रहते हैं कि अगर किसी को उनकी हेल्प चाहिए हो तो कर दे, या उन्हें की हेल्प की ज़रूरत हो तो कोई डिपार्टमेंट उनकी हेल्प कर दे। तो यही होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक दूसरे की जानकारी में काम करना। कि मान लीजिए कि अगर एक प्रॉब्लम हो गई कंपनी में कि सेल कंपनी की कम हुई, तो अगर बॉस आया, बॉस ने सेल डिपार्टमेंट से पूछा तो सेल डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें तो सामान ही ख़राब मिला था बना हुआ, तो भाई सेल तो कम होनी है। अच्छा जी, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि उन्हें जो सामान मिला एज अ रॉ मटेरियल वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। परचेज डिपार्टमेंट में गए, परचेज डिपार्टमेंट में कहा कि जो हमें पीछे से बजट प्रोवाइड किया गया था उसमें ऐसे ही क्वालिटी का सामान आ सकता था। एंड देन जब वो फाइनेंस उसमें डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे मैनेजर ने तो कम ही पैसे दिए थे। तो अब ऐसे किसी की कोई गलती समझ ही नहीं आ रही थी बॉस को। अब ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्यों, क्योंकि सारे ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अगर कर रहे होते तो मान लीजिए कि अगर परचेज डिपार्टमेंट के पास कुछ पैसे करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देखिए कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो गया था क्योंकि उनकी सेल ही कम हो गई थी मार्केट में। सो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एक कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन को सिर्फ एक मैनेजमेंट का फंक्शन बोले तो इसका मतलब हम कोऑर्डिनेशन की बेइज्जती कर रहे हैं बच्चा। इसलिए हम कोऑर्डिनेशन को केवल उसका एक फंक्शन नहीं कह सकते, ये फंक्शन से भी बढ़कर है, क्योंकि ये सारे ही फंक्शन जितने भी मैनेजमेंट के हमने अभी 5 पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये पाँचों के फंक्शन को क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है ये, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इतनी बड़ी चीज़ है, तो ये अगर हम कहें कि ये एक फंक्शन है सिर्फ, तो ये कहना उसकी क्या करनी है, बेइज्जती करना है। तो इसलिए हम इसको सिर्फ एक फंक्शन नहीं बोल सकते। तो कोऑर्डिनेशन को इज़ अ बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर हम बोल देते हैं, लेकिन अगर हम हकीकत जानें तो कोऑर्डिनेशन इन सबसे बढ़कर है। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा बेस है, एक ऐसा प्राइमरी फंक्शन है जो कि मैनेजर को करना ही पड़ता है। वो चाहे वो 5 फंक्शन जो अभी हमने पढ़े वो फिर भी कोई स्किप करना चाहे वो कर लेगा, लेकिन अगर उसने कोऑर्डिनेशन को स्किप करने की कोशिश कर ली तो भाई उसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। अब कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस क्या है भाई, जान, ठीक है, जान होना।
एसेंस क्या है, जान होना, यानी कि भाई मैनेजमेंट की क्या है, जान है। अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा आपको काम में या कुछ भी, तो आप कहोगे यहाँ की तो मैनेजमेंट ही बेकार है। और कंपनी की अगर मैनेजमेंट ख़राब हो गई तो भाई तो फिर कंपनी को भारी नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता। सो पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ द नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर फंक्शन को करने के लिए होती है। अब देखिए, हम लोग प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम उसी जो ऑब्जेक्टिव को सेट किया है उसी को बेस पे रखते हुए सारी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टाफिंग में जैसे हमने ऑर्गेनाइज किया होता है वैसे स्टाफ को लेते हैं, और डायरेक्टिंग में जो स्टाफ हमने लिया होता है उसी को डायरेक्ट करते हैं, और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमने प्लान्ड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं ये पाँचों फंक्शन कितने आपस में जुड़े हुए होते हैं। देन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। अभी तक हमने 3 लेवल पढ़े थे, टॉप, मिडिल, लोअर। ये सारी ही लेवल में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों के तीनों अपने में ही रहने लगे ना तो कंपनी का कल्याण तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर आप समझ जाइएगा। ठीक, फिर कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत ज़रूरी फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर देखिए कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छी होगी, तो जहाँ की मैनेजमेंट अच्छी होगी वहाँ की कंपनी भी क्या होगी, प्रॉफिट कमाएगी और मार्केट में लंबे समय तक रह पाएगी। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, मैनेजमेंट ख़राब हुई, तो कंपनी का नाम डूबना पक्का है मार्केट में भी, और उसकी सेल तो गई, तो नाम भी जाएगा और उसका काम भी जाएगा, सब कुछ जाएगा उसका। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी फंक्शन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम इसके नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात कर लें तो बहुत सिमिलर फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे मैनेजमेंट में होते हैं। चलिए फिर भी हम इसको रीड करते हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट्स यानी कि हमने अभी पढ़ा कि मैनेजमेंट इंडिविजुअल के लिए नहीं किया जाता। एक इंसान को आप मैनेज नहीं करते हो, आप बहुत सारे लोगों को मैनेज करते हो। तो इसलिए इसका काम क्या होता है कि ग्रुप एफर्ट, यानी कि जो जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंट से, उन सबको ग्रुप बोला गया है, उन सारे एफर्ट्स को क्या करना, यूनाइट करना और एक ही डायरेक्शन में ले जाना, जो कि होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव। देन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अभी हमने पढ़ा कि हर इंसान के अपने अपने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो एक अच्छा मैनेजर क्या होगा, जो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कोऑर्डिनेट करा सके कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि जब कंपनी को फ़ायदा होगा तभी एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा मिलेगा। फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे कि हमने पढ़ा मैनेजमेंट भी कंटिन्यूस होता है, ऐसे कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूस होता है। ये ऐसा नहीं कि एक बार करके मैनेजर बैठ जाता है, नहीं, वो कुछ ना कुछ फिर कोई प्रॉब्लम होगी और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन, यानी कि ये यूनिवर्सल होता है, ये कोई भी कर हर लेवल पे, अभी हमने पढ़ा ना, हर फंक्शन, हर लेवल, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल इवेंट हो, हर जगह जहाँ जहाँ मैनेजमेंट जाएगा वहाँ कोऑर्डिनेशन उसका साया बन के ज़रूर जाएगा। देन कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैनेजर ने इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा उसे सुनना पड़ जाएगा अपने बॉस से, क्योंकि बॉस को होगा लॉस उसकी कंपनी में और मैनेजर को देने पड़ जाएंगे जवाब। तो इसलिए भाई ये सब वो लोग क्या समझते हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं मैनेजर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम को पूरा करने की। देन ए कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन मन से किया जाता है। आप किसी से ज़बरदस्ती कोऑर्डिनेशन नहीं करवा सकते जब तक उसकी इच्छा ना हो। तो उसकी इच्छा कब होगी, जब आप उसे उस चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज दोगे, उसे मोटिवेट करके रखोगे और उसे हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, तो वो अपने आप कोऑर्डिनेशन कर लेगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया या कुछ भी आपकी अनबनी रही तो वो आपके साथ कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं करेगा। सो ये थे नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। वीडियोस समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे हमारे लर्निंग मंत्रालय को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछ ली जाए, इसकी नीड पूछ ली जाए, तो आपको यही 3 पॉइंट को क्या करना है, अपने दिमाग में फिट कर लेना है। सो पहला है ग्रोथ इन साइज। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। तो पहला है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज यानी कि जैसे जैसे कंपनी की ब्रांचेस बढ़ती जाती है, कंपनी एरिया कवर करती जाती है, हो सकता है वो अपने प्रोडक्ट्स में वैरायटी ज़्यादा इंक्लूड कर ले या वो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बना ले, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका एक्सपेंशन उनका होता जाता है, एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट भी बढ़ रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का साया है, तो भाई साया भी तो साथ साथ ही बढ़ेगा। तो इसलिए
देन है फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक अपना गोल होता है। तो उनके जो मैनेजर होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट में फोकस करेंगे तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता पूरा। इसलिए उन्हें आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर पाए तो कर ले, नहीं तो अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली तो वो बॉस को बता दे जाकर। देन स्पेशलाइजेशन। अब हर एक कंपनी, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो हर एक जगह स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं ताकि वो अच्छे सर्वे कर ले, अच्छी नॉलेज उनके पास होती है ताकि वो कंपनी को प्रॉफिट कमाने में मदद करे या जो लॉस होने वाला है उससे बचा सके। अब हर कंपनी में बहुत सारे होते हैं स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स, तो अगर क्या होता है, अब हर कोई कहता है ना वो खुद ही में बेस्ट है वो कहेगा, तो अगर वो ऐसी मनोधारणा या ऐसा माइंडसेट कर लें कि वही सिर्फ बेस्ट है और सामने वाला कुछ भी नहीं, तो फिर ऐसे कंपनी को होता है नुकसान, क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे तो कंपनी तो गई भाई पानी में। तो इसलिए इन लोगों के बीच भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि ये एक दूसरे की बातों को समझे और कंपनी को बेस्ट रिजल्ट दे पाए। सो यही थी आज की वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि आपने फर्स्ट चैप्टर पीएसटी का अच्छे से समझ लिया विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो अगर आपकी 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में थम्स अप ज़रूर भेजिएगा ताकि हमें समझ आ जाए कि हाँ आपको 100% क्लियरिटी हो गई है। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग मंत्रा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आपको इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और आज का होमवर्क तो सुनते जाओ। आज का होमवर्क है कि आपको अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक बार में ही पूरे चैप्टर को पढ़ लेना है, तभी आपको अच्छे से चैप्टर की क्लियरिटी होगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।